Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 11th biology chapter 1st, which is the living world. So let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने वाला कैरेक्टरिस्टिक है? आंसर इज डी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इसका सही आंसर है ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड एंड रिप्रोडक्शन। ये जो हैं ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हमें पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। वर्ड पे ध्यान दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक, तो ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो डिफाइनिंग फीचर है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, जिसमें आपका आ जाता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें से कौन सा सेट है जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं है? आंसर इज ए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two of the below given points are known as twin characteristics of growth? इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं? आंसर इज ए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स सेल डिविजन अकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स। तो हमें बताना है कि प्लांट्स में जो सेल डिविजन है वो कब तक होता है और एनिमल्स में ये सेल डिविजन का जो प्रोसेस है वो कब तक होता है? तो आंसर इज सी, प्लांट्स में सेल डिविजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ कंटिन्यू करते रहता है, जबकि एनिमल्स में इट इज सेल डिविजन अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमें ऑर्गेनिजम्स और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उससे मैच करना है। तो फंगी में हो जाएगा एसेक्सुअल स्पोर्स, ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, प्लेनेरिया थ्रू रीजेनरेशन एंड अमीबा थ्रू बाइनरी फिजन। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय। तो ये जो है ये इजीली मल्टीप्लाई कौन से प्रोसेस के द्वारा करते हैं? आंसर इज बी, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो इनमें से कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शो नहीं करते? आंसर इज ए, डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा सभी, म्यूल्स, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसी से हमने देखा कि जो प्रोसेस है ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन का वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। ये जो म्यूल्स हैं, वर्कर बीज हैं या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, पर फिर भी ये लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। इसी से हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। Next question, a living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of। तो एक living organism को हम किसी भी non-living structure से किस basis पर differentiate करते हैं? आंसर इज डी, रिस्पॉन्सिवनेस। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमने पहले ही देखा है कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, तो जो नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं, ये सब हैं, ये सब भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग इस प्रकार से हैं कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी सेंसेशन को, किसी भी स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें होगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Next question, which of the following sets does not contain defining characteristic of living organisms? आंसर इज ए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका रीजन दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, इसे आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। तो आज तक जितने सारे हमको स्पीशीज मिले हैं जिनके बारे में हमने जाना है और उनको डिस्क्राइब किया है, उनका नंबर कितना है? आंसर इज डी, 1.7 to 1.8 million लगभग। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स एंड एनिमल्स
Scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in dash and dash respectively. तो जो plants और animals के जो scientific names होते हैं वो agreed principle और criteria के basis पे बनाए जाते हैं और इनके name को कहाँ provide किया गया है? तो आंसर है इसका A, International Code for Botanical Nomenclature and International Code for Zoological Nomenclature. ये IBCN प्लांट्स के लिए और ICZN जो है वो किसके लिए है? एनिमल्स के लिए. तो इनका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है. Next question. Who has given the binomial nomenclature system? Answer is D. Carolus Linnaeus. Next question. The scientific name of mango is written as Magnifera indica. In this name, Magnifera represents the dash while indica is a particular dash. तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम इसे इटैलिक्स में लिखना था और जब हम हैंड रिटन लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को तो उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं. तो यहाँ पे जो हमें बताना है कि जो मैग्नीफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो पहला नाम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नाम है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए इसका आंसर है बी, जीनस और स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टैंड ट्रू फॉर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं यूनिवर्सल रूल्स जो नोमेनक्लेचर का है साइंटिफिक नेमिंग का उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं. पहला स्टेटमेंट है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन. तो हमेशा हम उन्हें लैटिन वर्ड से नाम जो है डिराइव करते हैं और इनको हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है. पहला वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉम्पोनेंट आपकी स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है. ये स्टेटमेंट भी सही है. नाउ बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं और हैंड से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर दिया जाता है सेपरेटली. नाउ द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. ये भी सही है और इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका. सो इसका आंसर है डी. सारे ही स्टेटमेंट्स सही हैं. Next question. In the binomial system of nomenclature, the second word of an organism's biological name represents. तो जो binomial system है nomenclature का उसमें जो दूसरा word होता है scientific name में वो क्या represent करता है किसी भी organism का. Answer is A, species. पहला आपका genus represent करता है और दूसरा जो है वो species को represent करता है. Next question. Characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to. तो ये जो processes हैं ये इन्हें हम क्या रेफर करते हैं. Answer is B, taxonomy. ये taxonomy के अंतर आते हैं. Next question. Which of the following books was published by Linnaeus? तो Linnaeus ने इनमें से कौन सा बुक जो है उसका पब्लिश किया है. Answer is A, Systema Naturae. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर टू. ये जो टर्म है सिस्टमैटिक्स इसका मतलब क्या है. आंसर इज सी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप. तो ऑप्शन में से यही सबसे सूटेबल लग रहा है. यहाँ देखिए द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships among organisms. तो ये इसका मीनिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर. ये जो टर्म टैक्सोन है इसका यूज़ हम किसको डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं. आंसर इज डी, रैंक ऑफ टैक्सोनोमिक हायरार्की. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट टैक्सोन और द बेसिक यूनिट और द स्मॉलेस्ट टैक्सोन. तो इनमें से कौन सा सबसे लोएस्ट, बेसिक और स्मॉलेस्ट टैक्सोन है. आंसर इज सी, स्पीशीज. तो आपको ये ऑर्डर याद करना होगा. सबसे नीचे आता है स्पीशीज, उसके ऊपर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड देन टॉप मोस्ट पे कौन है, किंगडम है. तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए. ये हायरार्की जो है आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेम्स. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं उनको मैच करना है उनके साइंटिफिक नेम्स के साथ. तो मैग्नीफेरा इंडिका का हो जाएगा मैंगो, सोलेनम ट्यूबरसम का हो जाएगा पोटैटो और पैंथेरा लियो का लायन एंड होमो सेपियंस का ह्यूमंस. तो इसका सही आंसर है सी, DBCA इज द करेक्ट
order. Next question. In biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offsprings is called. तो ऐसा group of similar organism जो कि interbreeding करने में capable हो और जो offsprings produce हो वो भी reproduce कर सके, वैसे category को हम क्या कह रहे हैं? Answer is बी स्पीशीज़। तो ध्यान रखना है कि स्पीशीज़ में जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे जैसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ऊपर जाता है हम देखते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस ग्रुप में सभी सिमिलर हैं, तो ये क्या है? स्पीशीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। तो जो जीनस है उस वो किसका ग्रुप है? सिमिलर और रिलेटेड। आंसर इज डी, स्पीशीज इसका होगा। जीनस जो होता है उसमें स्पीशीज होते हैं और उनसे रिलेटेड अदर स्पीशीज भी होते हैं और उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जीनस। तो आपको हायरार्की याद होगा, स्पीशीज है, फिर उनके ऊपर क्या है? जीनस है, फिर जीनस का जो ग्रुप है वो फैमिली कहलाएगा, फैमिली का जो ग्रुप है वो ऑर्डर कहलाएगा, ऑर्डर का ग्रुप क्लास, और क्लास का ग्रुप फाइलम और डिवीजन, और इनका ग्रुप किंगडम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस। जो कैट्स हैं उनको कौन से जीनस के अंदर प्लेस किया जाता है? आंसर इज बी, फीलिस। तो यहाँ पे देखिए ये पोटैटो ब्रिंजल जो है ये दो डिफरेंट स्पीसीज हैं पर दोनों ही कौन से जीनस को बिलोंग करते हैं? सोलेनम। लायन, लेपर्ड और टाइगर ये कौन से जीनस को बिलोंग करते हैं? तो ये सब पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं। एंड फेलिस जो है ये जो जीनस है इसके अंदर कौन सी स्पीशीज है? तो कैट्स आती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू द सेम। जो रिलेटेड जेनरा है वो कौन से सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? आंसर इज ए, फैमिली। स्पीशीज, जीनस, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फैमिली। तो ऑर्गेनिजम्स को उनके फैमिली की कैटेगरी के साथ मैच करना है। जो जीनस है सोलेनम जिसमें पिटूनिया और धतूरा हैं ये बिलोंग करते हैं सोलेनेसी फैमिली को। पैंथेरा जीनस के अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड है और फेलिस के अंदर कैट्स आते हैं। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? तो ये फेलिडी को बिलोंग करते हैं। और डॉग जो है वो कैनिडी को बिलोंग करता है। तो इसका सही आंसर है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली डॉग्स बिलोंग टू? आंसर इज सी, कैनिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सोनोमिक कैटेगरी अबव द लेवल ऑफ फैमिली इज। जो कैटेगरी आती है, जो टैक्सोन आती है फैमिली के अबव, वो क्या है? आंसर इज बी, ऑर्डर। सबसे नीचे होता है स्पीशीज, फिर आता है जीनस, फिर आता है फैमिली, फिर ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर गोरिल्ला इज प्लेस। तो कौन से ऑर्डर में गोरिल्ला को प्लेस किया जाता है? आंसर इज बी, प्राइमेटा। तो ये जो ऑर्डर है इनका गोरिल्ला का ये होगा प्राइमेटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट फैमिलीज़ हैं जैसे कि सोलेनेसी, ये जो बेस्ड होते हैं ये अपनी फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। इनका ऑर्डर पूछा जाए तो आपको बोलना है पॉलीमोनियल्स। और जो ये हैं फेलिडी एंड कैनिडी, कैट्स एंड डॉग, ये कौन से ऑर्डर में आएंगे? तो ये ऑर्डर कार्निवोरा में आएंगे। यहाँ पे जो मंकी है, गोरिल्ला है, गिबॉन है, ये प्लेस्ड होते हैं प्राइमेटा ऑर्डर में। तो ये सब आपको ये सब भी एक्स्ट्रा याद रखना है कि ये कौन से ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो कौन से कैटेगरी में रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं? आंसर इज ए, क्लास। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और उसके ऊपर क्लास, इसमें क्या होता है? रिलेटेड ऑर्डर्स। क्वेश्चन, क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these, based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system, are included in phylum. तो ये जितने भी कैटेगरीज हमने देखा जिसमें फिशेज आ गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, फिशेज, ये सब जो हैं ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? तो ये फाइलम के अंदर आते हैं। और इस फाइलम की खास बात क्या है? कॉमन फीचर कि इनमें एक नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंस होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड जो कि प्रेजेंट होता है, और डॉर्सल हॉरो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम होता है। ये कौन से फाइलम में इंक्लूडेड है? इनके फाइलम का हमको नाम बताना है। आंसर इज डी, कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन असाइंड द हाईएस्ट लेवल इन टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो इनमें से कौन सा है जो कि हाईएस्ट टैक्सोन है टैक्सोनोमिक हायरार्की में? आंसर इज सी, किंगडम। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हो जाता है? किंगडम। और सबसे लोएस्ट अगर पूछे तो हमें पता होना चाहिए वो है स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, करेक्ट है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिस इज रॉन्ग। जैसे हम हायर
स्पीशीज से हायर हायरार्की के लेवल्स पर जाते हैं, टैक्सॉन्स पर जाते हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होते जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। सही है, जितना लोअर होगा टैक्सा उतने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे, और जितना हायर टैक्सॉन होगा उतने कम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कॉमन देखने को मिलते हैं। तो इसमें से सही जो है, जो स्टेटमेंट गलत है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर साइंटिफिक नेम्स। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स और उनके साइंटिफिक नेम्स को मैच करना है। तो मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका, वीट का है ट्राइटिकम एस्टिवियम, हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका, और मैन का है होमो सेपियंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DCBA करेक्ट ऑर्डर है। A storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seeds include। तो जो स्टोर हाउस है जिसमें प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है शीट्स पर, इसे हम क्या कहते हैं? इस टैक्सोनॉमिकल एज को हम क्या कहते हैं? आंसर इज ए, हर्बेरियम। तो टैक्सोनॉमिकल एज जो हैं, जो कि हमें स्टडी करने में मदद करते हैं स्पीशीज़ की, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। कौन कौन सी टाइप्स है? बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं बुक में, जैसे कि हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, की, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। Next question, these specialized gardens have collection of living plants for reference. Keyword है यहाँ living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name, it and its family. What are they? तो ये जो taxonomical aid है ये किसके बारे में बात कर रहा है? Answer is डी, बोटानिकल गार्डन। इसका कीवर्ड याद रखना है, इसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, और ईच प्लांट को लेबल किया जाता है उनके बोटानिकल या साइंटिफिक नेम के साथ और उनके फैमिली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स generally in a pair called dash and each statement in the key is called a dash। तो हमें बताना है कि जो टैक्सोनॉमिकल एड है की, उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली पेयर में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? और वो हर एक स्टेटमेंट जो कि की में होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, कॉपलेट एंड लीड रिस्पेक्टिवली। कॉपलेट जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो जनरली पेयर में है उन्हें हम कॉपलेट कहते हैं, और जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम लीड कहते हैं। की जो है एक अनदर टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए किया जाता है, उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। ये बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो कि जनरली पेयर में होते हैं, उन्हें हम कॉपलेट कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं चॉइसेस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। और ईच स्टेटमेंट जो है की में वो लीड होता है, उसको हम एक लीड कहते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, और ये काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं नेचर में। मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन। तो मोनोग्राफ जो है वो किस पे इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं? मोनोग्राफ, मोनो मीन्स वन, तो आंसर है सी, एनी वन टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। तो हमें बताना है कि वो कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि प्लांट्स के हैबिटेट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। आंसर इज ए, फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का। तो आंसर इज सी, स्पीशीज़, फिर जीनस, ऑर्डर और फाइलम, ये सबसे सही है। तो सबसे पहले आते हैं स्पीशीज़, फिर क्या आते हैं जीनस, फिर आता है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? किंगडम, सबसे हाईएस्ट किंगडम। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 11th biology chapter 1st which is the living world। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।